हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 से 23 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है आपका लगभग 22 से 24 शिफ्ट में, हम उसका डे वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने 28 दिसंबर और 29 दिसंबर का प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, दोनों डेट के जो भी मैथ्स पेपर उनमें पूछे गए थे। आज हम देखने वाले हैं 9 जनवरी 2023 को मैथ्स पेपर 1 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं हम डे वाइज कर रहे हैं। आपका ये जो एग्ज़ाम था सीटेट का, वो आपका 29 दिसंबर के बाद डायरेक्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 9 जनवरी 2023 को हुआ था। उसके बीच में गैपिंग थी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं 9 जनवरी के मैथ्स पेपर 1 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,20,203 इज़ रिटेन इन फिगर्स एज, यानी कि 10,20,203 को अंकों में लिखा जा सकता है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम अंकों में, ठीक है। तो देखिए, आप पीछे से गिना कीजिए। हर बार देखिए कैसे आपको गिनना है। पीछे से गिनिए आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पहले क्या कह रहा है? 10 करोड़, तो ठीक है 10 करोड़। फिर क्या कह रहा है? 20,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 करोड़ के बाद 20,000 तो नहीं है ना, है ना। तो इसकी वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ गिनते हैं तो आपका क्या आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ फिर आपका क्या है? 20,203। और यही हमसे पूछा है कि 10 करोड़ 20,203 को अंकों में क्या लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लेस देन 4/5 एंड ग्रेटर देन 1/2, यानी कि कौन सी भिन्न ऐसी है जो 4/5 से छोटी है और 1/2 से जो है बड़ी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए, अगर आपको छोटी या बड़ी भिन्न पूछी जाए तो आपको क्या करना है, बहुत ईजी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमेशा जो आपको भिन्न दिया उसके ऊपर एक जीरो लगाइए। जैसे कि 4/5 दिए तो मैंने उसके ऊपर एक जीरो लगा लिया। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसे 1/2 के ऊपर आप एक जीरो लगाइए तो 10/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। यानी आपको ऐसी संख्या चुननी है जो कि आपके 8 से छोटी हो और 5 से क्या हो? बड़ी हो। अब देखिए 8/9, 7/9, 1/3 और 2/5 ये आपको संख्या दी हुई हैं। आपको फिर से इनमें भी वही करना है, ठीक है। तो इनको भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 80/9, ठीक है। 9/8 आपका हो जाएगा 72, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ आएगा ये, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो क्या आएगा? 7/9। 7/9 को अगर ऊपर जीरो लगाते हैं एक, तो हम इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 7 63 और 9 8 72, यानी कि 7 टाइम्स आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा। क्या क्या रहा है कि आपको वो भिन्न चुननी है जो कि 4/5 से छोटी, यानी 8 से छोटी हो। तो 8 से छोटी ये तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, है ना। और ये 7 पॉइंट देखिए बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 8 से ये छोटी है और 5 से बड़ी है, ठीक है। और एक बार हम बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3.33 ठीक। एक फिर आपका 3.33 कुछ करके ऐसे आएगा। और हम दूसरा देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा 20/5, यानी कि 4। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी तो हो ही नहीं सकता है। आपसे कह रहा है कि जो इससे छोटी हो और 1/2 से बड़ी हो। तो आपकी 5 से बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 7 पॉइंट ये, और ये आ जाएगी आपकी 8 से छोटी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इन द 6 डिजिट नंबर इफ़ द नंबर इज डिविजिबल 6। 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है आपको, ये 5 6 2 3 4 के। इसमें के का मान आपको निकालना है यदि यह संख्या 6 से विभाज्य है, यानी कि 6 से डिविजिबल है। अब देखिए, आपको एटलीस्ट 2 से लेकर के और 11 तक की विभाजकता के नियम, यानी कि डिविजिबल रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए, ये तो मैथ्स पेपर 1 की बात है। मैथ्स पेपर 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं कि ऐसी संख्या आपको दे दी जाएगी, फिर आपसे कहेगा इसमें मान लीजिए ए या बी कुछ आपको बीच में दे दिया जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो इन दोनों का मान निकालिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 6 की भाजकता का नियम क्या होता है। तो 6 की भाजक अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो ऑब्वियसली वो 2 और 3 से तो विभाज्य होगी, है ना। तो देखिए 2 की भाजकता का नियम क्या होता है कि इसकी इकाई का जो अंक होता है वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। यानी कि जो संख्या है या तो 0 आनी चाहिए या फिर 2 से विभाज्य होनी चाहिए। 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है। और 3 की विभाजकता का नियम क्या होता है कि इसके अंकों का जो योगफल है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 3 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 2 चीज़ हमें इसमें फॉलो करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम।
पहले हम बात करते हैं के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 5 6 2 3 4 के ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, अगर हम इसको पूरे को ऐड करें तो ये क्या आएगा, 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + के, ठीक। 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + के, ठीक। अब ये देखिए आप, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 2 आपका 13, 13 और 3 आपका 16, 16 और 4 आपका हो गया 20, ठीक। ये हो गया आपका 20 + के। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, देखिए अगर ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि 6 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो योगफल है वो 3 से विभाज्य हो रहा है। 20 में हम कितना जोड़ते हैं कि वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए आप इसमें अगर 1 भी रखते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसमें 4 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20 + 4 हो जाएगा आपका 24, तो 6 चौक हो गया आपका 24। देखिए 1 रखने पर नहीं होगा, अगर आप के की वैल्यू यहाँ 1 रखते हो तो 20 और 1 आपका हो जाएगा 21, और 21 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें 4 ऐड करते हो तो 20 और 4 आपका हो जाएगा 24, और 24 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा 24, और आपको 2 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, यानी कि 28 विद्यार्थियों की क्या है क्लास है, उसमें 15 कौन पढ़ती हैं, लड़कियां हैं। इफ़ 21 स्टूडेंट्स क्लीन देयर टीथ डेली, यानी कि 21 विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने दांतों को डेली साफ़ करते हैं, और लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ़ करती है। तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है, यानी कि लड़कों का कितना भाग डेली दांत साफ़ करता है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 28 हैं, जिसमें से 15 लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए 28 में से जब आप 15 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो 15 कौन है, गर्ल्स हैं, और 13 आपके कौन हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने दांतों को डेली साफ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करता है, यानी लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां जो हैं वो 15 हैं। अब इनका 3/5 भाग यानी कि इंटू 3/5, 5 या 15 = 9, यानी कि 9 गर्ल्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, डेली अपने दांतों को साफ करती हैं। अब टोटल 21 विद्यार्थी दांत साफ करते हैं, जिसमें से आपकी 9 लड़कियां दांत साफ करती हैं, ठीक है। तो 21 में से जब हम 9 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, यानी कि 12 लड़के ऐसे होंगे जो कि अपने दांत साफ करते होंगे। और हमसे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या नहीं पूछी है, ये पूछा है लड़कों का कितना भाग, ठीक है। तो टोटल लड़के कितने हैं, 13, तो 12/13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये कुछ कथन आपको दिए गए, आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज ऑलवेज मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी कि जो प्रत्येक संख्या होती है वो अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो ये जो 1 को हम -1 लिख देते हैं, ठीक है। जब 2 है तो उसको -2 लिख दिया, ठीक है। जब 3 है तो इसको हमने -3 लिख दिया, यानी कि किसी संख्या का नेगेटिव ही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। अब यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। तो देखिए 2/8 का योज्य प्रतिलोम अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, -2/8, ठीक है। ऐसे ही अगर हम -2/9 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो ये 2/9 होगा, यानी कि प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो संख्या कैसी हो, बड़ी ही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, यानी कि एनी 2 इंटीजर इज ऑलवेज मोर देन ईच ऑफ द इंटीजर, यानी कि हमेशा जो है उन पूर्णांकों से योग से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्णांक होते क्या हैं, तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, जीरो को इंक्लूड कर, जीरो और जितनी भी प्लस की संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 5 है ना, और जितनी भी माइनस की होती है -1 -2 -3, ये सभी
सभी हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब जैसे इन्होंने योग का पूछा है, योग का कहा है, तो हमने दो संख्या, दो पूर्णांक ले लिए -2 और -3। जब हम इनको प्लस करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। दो पूर्णांक और ले लिए, इनको प्लस करेंगे तो -2 आएगा। दो पूर्णांक और ले लिए, इनको प्लस करेंगे तो -1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो योग है कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमेशा बड़ा होता है, जबकि ये तो कभी छोटा हो रहा है तो कभी बड़ा हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट इनका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2 का परवर्ती -1 है। अब देखिए परवर्ती होता क्या है, जो संख्या अपने से एक ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आपके पास 1 है, इसमें अगर आप एक और जोड़ दो तो ये 2 इसका 1 का क्या हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा। पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती जस्ट एक पीछे वाला, ठीक है। जैसे कि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0, ठीक है। आई होप कि ये आपको सब क्लियर हुआ होगा। अब जैसे ये क्या कह रहा है, जैसे अगर हम -2 का परवर्ती अगर निकालेंगे तो -2 का परवर्ती क्या होगा, -1, और -1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -2, ठीक है। यानी कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक घटाना और परवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ना। अतः जो विकल्प 3 है वो भी हमारा क्या है, गलत है। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। हमने कोई संख्या ले ली 2, उसका योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -2, ठीक है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4। एक और संख्या हमने ले ली तो ये हो गया -4। तो ये भी क्या है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। और जबकि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक नहीं होता है, कभी कभी प्लस भी आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है, विकल्प एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणन सदैव ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है विकल्प वो सही है बिल्कुल। देखिए अगर आप कोई संख्या लेते हो 3, ठीक है, अगर आप इसका योज्य प्रतिलोम निकालोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये -9 आएगा, ठीक है। अगर आप 4 लेते हो, इसका योज्य प्रतिलोम मल्टीप्लाई करोगे तो ये -16 आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो संख्या आ रही है मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा नेगेटिव आ रही है, हमेशा क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। तो ये कथन हमारा सही है, कौन सा, ओनली 4th कथन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, 4th स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर हम आंसर्स में देख रहे हैं तो किसी में भी हमको ओनली 4 नहीं दिया गया है, सारे में या तो 1 और 3 दे रहा है, 2 और 4 दे रहा है। इसलिए आयोग ने क्या किया है, इस क्वेश्चन के आपको फ्री नंबर दिए हैं, क्योंकि ये उसकी तरफ से ही ऑप्शंस में गलती हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे, यानी एक शॉपकीपर बॉट 138 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स ईच कंटेनिंग 24 एप्पल्स, यानी कि जिनमें से प्रत्येक में क्या है, 24 सेब हैं, वो खरीदे। ही कुड सेल ओनली 117 सही 3/4 डिब्बे ही वह बेच पाया सेबों के, और उसके पास कितने सेब बचे हैं ये आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आगे पढ़िए कि टोटल डिब्बे कितने हैं, तो वो है आपके पास 138 दुकानदार के पास, ठीक है। अब क्या करें, जिसमें से 24 हर डिब्बे में कितने हैं, 24 सेब हैं। 138 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 24 सेब हैं, तो 138 डिब्बे में कितने सेब हो जाएंगे, 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 138 डिब्बे में आपके 3312 सेब हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, पहले दिन वह सेबों के केवल 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाया, यानी कि पहले दिन सेब की बिक्री कितनी हुई, तो देखिए सेब कितनी है, 117 सही 3/4, और प्रत्येक डब्बे में सेब कितने हैं, 24। तो 24 से इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पर जो सॉल्व करके आएगा आंसर, तो वो आएगा आपका 2826 सेब, ठीक है। यानी कि पहले दिन जो उसकी बिक्री हुई वो क्या हुई, 2826 सेब। अब टोटल सेब हमारे पास कितने थे, 3312, ठीक है। 2826 उसने बेच दी, तो अब कितने बचे उसके पास, ये हमको निकालना है। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पर आ जाएगा 486। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एंगल हैव देयर सम 180 डिग्री आर ऑलवेज नोन एज, यानी कि 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है सदैव कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि संपूरक कोण। देखिए वो 2 कोण जिनका योगफल 180 होता है उनके हम कहते हैं संपूरक कोण, और वो 2 कोण जिनका जो सम होता है, कोणों का योगफल होता है वो 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको नहीं पर ध्यान देना है, सही नहीं पूछा, यानी कि जो नेगेटिव है वही आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो पहला क्या कह रहा है, एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है, यानी कि अगर आप देखिए न्यून कोण होता क्या, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो। न्यून कोण जो वो होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक, और 0 से बड़ा होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक न्यून कोण और एक समकोण, यानी कि अगर मैं ले लूँ यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर
25 ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और एक समकोण, यानी कि अगर इसमें 90 प्लस करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 5, 9 और 2 आपका हो गया 11। क्या होता है, एक अधिक कोण होता है। अब देखिए अधिक कोण क्या होता है, जो 180 से कम होता है और 90 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि सदैव, या जब भी देखिए हमेशा लग जाए तो वो वैसे भी ऑप्शंस गलत ही हो जाता है, ठीक है। एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। तो देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो 90 डिग्री अधिक, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम विकल्प ए को देखते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे, अगर हम 45 में 90 प्लस करते हैं तो ये आपका हो गया 135, जो कि क्या है, एक आपका अधिक कोण है। अगर हम 30 में भी 90 ऐड करते हैं तो 0, 9 और 3 आपका 12, ये भी 120 डिग्री, यानी ये भी आपका अधिक कोण है। तो विकल्प ए तो सही है, लेकिन हमें निकालना क्या है कि जो सही नहीं है। तो दूसरा क्या कह रहा है, दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 से छोटा होता है। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं हम। देखिए दो न्यून कोण का योग, अब मान लीजिए 2 न्यून कोण ले लिए, एक 45 ले लिया, एक 55 ले लिया, जिसको हम अगर योग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। ये एक समकोण से अधिक या कम हो सकता है। देखिए ये पहले 100 आ रहा है, फिर से हमने 2 न्यून कोण लिए 40 और 20, इसको ऐड किया तो 60 आ रहा है, यानी कि ये कम भी हो सकता है और ये अधिक भी हो सकता है समकोण से। देखिए 90 से छोटा है तो ये कम आ गया, 90 से ये बड़ा आ गया, और जबकि ये क्या कह रहा है कि हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, और यही हमसे पूछा था कि कौन सा इसमें नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि अक्षरों में से किस एक में केवल एक सममिति रेखा है। देखिए सममिति रेखा क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई भी आकृति जो जिस आकृति को अगर हम बीच में से डिवाइड करें तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं सममिति। अगर हम देखिए ये कोई मैंने एक सर्कल लिया है, इसमें से हम बीच में से डिवाइड करते हैं तो इतना भाग यहाँ पर होगा, इतना ही भाग यहाँ पर होगा। अगर हम इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ही भाग आपको सेम आकृति यहाँ बनेगी और सेम आकृति यहाँ बनेगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे हो सकता है, ठीक। तो आपको यही बताना है। तो देखिए अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर डी है, ये क्या कह रहा है, केवल एक सममिति रेखा हो, यानी एक से ज़्यादा ना हो। तो डी में हम सिर्फ एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं, बाकी कैसे भी लाइन नहीं खींच सकते। जब हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो सेम आकृति हमें यहाँ मिलेगी, सेम ही आकृति यहाँ मिलेगी। इसके अलावा हम एक भी इसमें सिमेट्री लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर हम ई को देखते हैं तो ई पर भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बीच में से ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बीच में से इसको काटेंगे तो सेम आकृति हमें यहाँ मिलेगी और सेम आकृति ही हमें इधर मिलेगी। अगर देखिए हम इसको ऐसे काटते हैं तो सेम आकृति नहीं मिल रही है हमें, ठीक है। इसमें भी अगर हम ऐसे काटते हैं तो सेम आकृति नहीं मिल रही है, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा बच्चा एम। अगर देखिए हम एम को करते हैं तो एम में अगर हम बीच में से यहाँ से कट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको सेम आकृति इधर मिलेगी लेफ्ट साइड में और सेम ही आकृति आपको राइट साइड में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, योगेश रन्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि योगेश क्या करता है, 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में क्या करता है, पूरा करता है। उस दौड़ की कितनी लंबाई है, ठीक है। तो इसका बहुत ईजी है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है, और अगर आपने मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन वाली मेरी क्लासेस देखी हैं जिसमें मैंने आपको ऑफलाइन वाले सारे प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं मैथ्स पेपर 1 के, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था। देखिए चाल क्या दे रखा है, चाल दे रखी है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्योंकि लंबाई हमें मीटर में निकालनी है तो हम इसको कर लेते हैं मीटर में चेंज। मैंने बताया है अगर हम जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब क्या कह रहा है, 5 मिनट में वो क्या करता है, इसको पूरा कर लेता है, यानी कि उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। और देखिए क्योंकि ये मिनट में दे रखा है तो हमें इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकंड। तो मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 60 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 300 सेकंड। अब एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और हमें क्या निकालनी है कि वो जो है कितनी लंबाई में है उसकी दौड़, यानी कि वो कितनी दूरी जो है तय करता है। तो दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है कैलकुलेट करके वो आ जाएगा x = 2500 मीटर। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सालू रीच्ड हर सिस्टर्स हाउस ऑन 18 जनवरी
2020 यानी कि सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी। वह वहाँ कितने दिन ठहरी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको क्या करना है, दिन काउंट करने हैं कि कितना टाइम जो है उसको वहाँ पर लगा। अब देखिए 18 जनवरी 2020 को वो अपने बहन के घर पहुंची, ठीक है, तो हमने देख लिया 18 को पहुंची। अब वो आ कब रही है, आप ये देखो, तो वो आ रही है 2 अप्रैल को। तो 18 से 2 अप्रैल के बीच में कितने दिन होगा, अगर हम डायरेक्टली गिने तो जनवरी का महीना आपका कितने का होता है, आई थिंक 31 का होता है, मे बी 30, एक सेकेंड, अगर हम गिनते हैं 18 से अगर हम डेज काउंट करें तो 19, 20, यस 30 का होता है आपका, ठीक है। और आपके अगर हम गिनते हैं पूरा जनवरी का महीना अगर गिने हम तो 14 डेज हो जाएंगे आपके जनवरी के महीने में। अगर हम फरवरी के महीने की बात करते हैं तो 2 अप्रैल को वो पहुंच रहा है, तो पूरा महीना फरवरी का हो गया, ठीक। तो फरवरी 2020 में जो फरवरी थी वो 29 की थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 29 डेज ये हो गए। अब मार्च के भी हमें काउंट करने पड़ेंगे। एक महीना पूरा मार्च में होते हैं 31 दिन, 31 दिन वो हो गए। पहुंच कब रही है वो 2 अप्रैल को, यानी 2 दिन उससे अप्रैल में ऊपर लगे। तो 14 + 29 + 31 + 2 यानी कि टोटल उसको 76 डेज लगे। अब इसमें देखिए था क्या कि आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या था, टाइम बहुत ही केयरफुली जो है कलेक्ट करना था टाइम को। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर फरवरी भी दे रखा था। अब बहुत से लोग क्या कर देंगे, फरवरी को 28 में काउंट कर लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2020 की जो फरवरी थी वो उसमें 29 डेज थे, ठीक है, लीप ईयर थी, यानी कि जो कि हमारे 4 साल बाद आती है, ठीक है। और मार्च यानी कि इसमें पता होना चाहिए आपको कौन सा मंथ जो है कितने का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, 29 का होता है, तभी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है, यानी कि एक स्क्वायर की दे रखी है साइड। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/1/2 तथा 2/3 गुनी है, इसके परिमापों में अंतर है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 48 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई क्या दे रखी है, आयत की लंबाई उसकी क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/1/2 है। तो 1/1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 3 यानी 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आयत की लंबाई कितनी है, 48, यानी कि उसके वर्ग की भुजा की कितनी है, 1/1/2 यानी कि 3/2 है। तो 48 × 3/2 72 सेंटीमीटर उसकी लंबाई निकल आएगी। चौड़ाई कितनी है, 2/3 गुनी है, तो 48 × 2/3 यानी 32 सेंटीमीटर उसकी आ गई चौड़ाई। अब क्या कह रहा है, इसके जो पैरामीटर है उसमें डिफरेंस याद कीजिए। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, 4 × भुजा। अब भुजा यानी कि साइड कितनी दे रखी है, 48, तो 48 × 4 हम करेंगे तो आ जाएगा 192 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपका हो जाएगा 272 + 32, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 72 + 32 आपका 104, 2 × 104 हो जाएगा 208 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, इनका अंतर। तो 208 में से जब हम 192 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पैटर्न में अगली संख्या क्या आएगी, यानी कि आपको ये पैटर्न दिया गया, आपको ये बताना है कि नेक्स्ट नंबर इसके बाद क्या आएगा। तो आप अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे 1/4 के बाद क्या है, 3/16, 3/16 के बाद 5/64। तो हम देख पा रहे हैं इसमें नीचे देखिए स्क्वायर हो रहा है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, 64 चौके 256, यानी कि हर में क्या किया जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर सीरीज़ में, ठीक है। ऊपर अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर देखिए कि 2 प्लस किया जा रहा है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो यही हमें आगे करना है। तो 7 + 2 कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 9, और 256 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1024, ठीक है। तो 9/1024 यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई। प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 डिग्री आया तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को जो है पसंद किया। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया, ठीक है। अब देखिए कुल पर्सन्स कितने हैं, 540। हमें निकालना क्या है, उन व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जिन्होंने शीत ऋतु को पसंद किया, यानी कि जिन्होंने क्या किया, विंटर सीजन को लाइक किया, ठीक। 540 लोग हैं टोटल। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग वर्षा ऋतु को, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शीत ऋतु को पसंद कर रहे हैं। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण इन्होंने दे रखा है 150 डिग्री, तो इधर हमने बना लिया 150 डिग्री शीत ऋतु का
ठीक है। और ये जो बचा भाग उसको हमने डिवाइड कर दिया ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में। अब क्या कह रहे हैं ये कि अगर देखिए ये जो एक पूरा सर्कल है, पाई चार्ट जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, अब 540 व्यक्ति हैं टोटल, तो टोटल जो लोग पसंद करेंगे वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री इक्वल्स टू 540 व्यक्ति। यानी कि 1 डिग्री अगर हम निकालें तो 540 बट्टे 360 हो जाएगा, और 150 डिग्री का पूछा है तो 150 डिग्री बराबर हो जाएगा 540 बट्टे 360, और 150 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 225। यानी 225 व्यक्ति ऐसे हैं जो विंटर सीजन को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राहुल सेव सम मनी एवरी मंथ फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एज गिवन बिलो। यानी कि जो राहुल है वो अपनी जेब में से प्रतिमाह कुछ बचत करता है, जैसे कि नीचे दिया गया है, माह का अंत दिया गया है, उस माह तक कुल बचत दी गई है। यानी कि कुल जो 80 रुपये बचाता है जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में 140, मार्च के महीने में 210, अप्रैल के महीने में 285, मई के महीने में 375 और जून के महीने में 480 रुपये। ठीक, अब देखिए जनवरी के महीने में बचाता है 80 रुपये। अब ये जो महीना है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि फरवरी के महीने तक वो कितने बचा पा रहा है, 140। यानी फरवरी के महीने में उसने कितने बचाए, उसने बचाए 60 रुपीज़। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, फिर वो बचा रहा है 210। यानी 140 से 210 के बीच में कितना गैप है आपका, ये 0 और 11 में से 4 गया आपका 7। ठीक है, यानी कि वो मार्च के महीने में बचा पा रहा है 70 रुपये। ठीक, ऐसे ही करके हम आप यहाँ पर चार्ट देखें तो इस तरीके का आपका चार्ट बन जाएगा। 80 रुपये, और देखिए फरवरी के महीने में वो बचा पा रहा है 60। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मार्च के महीने में बचा पा रहा है 70, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 75 बचा पा रहा है उस अप्रैल के महीने में 90 रुपये बचा पा रहा है वो मई के महीने में, और जून में बचा रहा है 105 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें चुनना है। तो क्या कह रहा है, मई में अधिकतम बचत हुई, यानी मई के महीने में उसको सबसे ज़्यादा बचत हुई, तो ये गलत है। देखिए जून के महीने में उसको सबसे ज़्यादा बचत हुई है 105 रुपये। दूसरा क्या कह रहा है, जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च तथा मई में हुई बचत के योग के बराबर है। जनवरी और फरवरी में कितनी हुई है, तो 8 और 6 आपका हो गया 14, यानी 140 रुपये। मार्च और मई में हुई बचत के योग के बराबर, मार्च में कितनी है 70, और मई में कितनी है आपकी, मई में है आपकी 90 रुपये। तो ये तो आगे निकल जाएगा, इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, सबसे कम बचत फरवरी माह में हुई, तो फरवरी माह में उसको कितनी बचत हुई है, 60 रुपये की, जो कि हम देख रहे हैं कि इन सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 9 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स पेपर, उनके सारे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।